सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट, उन्हीं से जान लेते हैं। सरदार साहब, वेलकम टू शो कहेंगे। आज 2024 का आखिरी प्रोग्राम हम भी कर रहे हैं, आखिरी दिन है। 2024 मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से कैसा रहा, थोड़ा सा अगर आप रोशनी डालें तो। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जैसे आप खुद जिक्र कर रहे थे, बहुत गैर मामूली तौर पे गर्म रहा 2024। और पहले आपको याद होगा कि 2023 जो था उसके एंड पे ये डाटा जब देखा गया तो सामने आया, बात आई थी कि 2023 गर्म तरीन साल रहा पिछले, जब भी डाटा रिकॉर्ड कीपिंग शुरू हुई है 1850-1900 टाइम पीरियड से, जब इसको कंपेयर किया जाता है पिछली से। लेकिन 2024 के पिछले 11 महीने मुसलसल गर्म साबित हुए हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली ये कहा जा रहा था कि जब ये साल एंड होगा, अब 2-4 दिन में डाटा आ जाएगा, तो 2023 को पीछे छोड़ सकता है। यानी कि ज़्यादा गर्म गुजरा है 2024 उसके मुकाबले में खासे बड़े मार्जिन से। यानी वो जो थ्रेश होल्ड वैल्यू पेरिस एग्रीमेंट के तहत रखी हुई है आलमी दुनिया ने कि जी 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो सरदार साहब, अगर हम देखें तो जब भी हमारे ऊपर कोई आफत आ पड़ती है, कोई मुसीबत आ जाती है, तो फिर हम सदेबाब करने चल पड़ते हैं। उससे पहले हम इकदाम नहीं सोचते कि हमें उससे पहले कुछ करना चाहिए। जैसे हमें स्मॉग का सामना रहा, और हर साल हमें स्मॉग का सामना होता है, फिर हमें छुट्टियों पर जाना पड़ता है, स्कूल बंद करने पड़ते हैं, ऑफिस बंद करने पड़ते हैं। 2025 के लिए अब क्या समझते हैं कि क्या रेजोल्यूशन पास होना चाहिए? क्या हमें अपने गोल सेट करने चाहिए कि हम 2025 में उन तमाम चीज़ों से हमें ना सामना करना पड़े जिनसे हमने पिछले साल में किया? देखिए जी, बड़ी मतलब ये है कि पेशबंदी के तौर पे, जैसे 2025 में अब स्मोक सीजन अक्टूबर के एंड पे, मिड ऑफ अक्टूबर से तकरीबन शुरू हो जाता है। तो उससे पहले यानी कम से कम 3-4 महीने पहले आपको जितनी तैयारियां करनी होती हैं वो करें आप। उसमें आप पहले भी बात होती रही है कि जो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, ख़ासकर स्मॉग के हवाले से पहले बात करते हैं कि उसमें लाहौर और गिरदनवा में जितनी स्मॉग होती है तो उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्ट एमिशंस का होता है, फिर इंडस्ट्रीज की एमिशंस। यानी ये दो चीज़ें तो ऐसी हैं, 2-3 चीज़ें कि जिनको आप कुछ अर्सा पहले से इकदाम करना शुरू करें तो कंट्रोल किया जा सकता है। और ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं क्या है तो इसका मतलब खासी उसमें कमी लाई जा सकती है। फिर जैसे अभी कल मैं देख रहा था कि लाहौर में कोई स्मॉग टावर लगा भी जी, तो इस तरह की चीजें और भी की जा सकती अच्छा, हैं। ये कितना अफेक्टिव हो सकता है सरदार साहब, क्योंकि एक लगा है पूरे लाहौर में, 2 से 3 करोड़ से ज़्यादा आबादी है लाहौर की। आपको लगता है कि ये कवर कर पाएगा? और जितनी वर्स्ट कंडीशन थी, आप नंबर 1 आते रहे, तो आपको क्या लगता है कितने टावर्स की ऐसी ज़रूरत होगी? देखिए, वो तो आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। मुझे एग्जैक्टली वो स्पॉट्स नहीं मालूम, मतलब एक तरह से लाहौर के खास करके जी कौन कौन से एरियाज में ज़्यादा एयर क्वालिटी ख़राब होती है और ज़्यादा स्मोक से इफेक्ट होता है। वैसे तो पूरा शहर ही होता है, लेकिन उसमें जाहिर है कि एनवायरनमेंट जो प्रोटेक्शन एजेंसी है या डिपार्टमेंट है, उनको एक तरह से आइडेंटिफाई करके जितने भी स्पॉट्स हैं कोशिश करें सभी जगहों पर इंस्टॉल हो। लेकिन मतलब आप स्मॉग होने से पहले ही ना कुछ इकदाम, वही जो एमिशंस को कंट्रोल करें आप, और आपकी गाड़ियां, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ट्रांसपोर्ट पूरी इलेक्ट्रिक उस पे शिफ्ट हो जाए अगर, और तो सरदार साहब, आपको ये लगता है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट की बात तो हम बार बार करते हैं, जब भी स्मॉग स्टार्ट होती है तो हम सबसे पहले ट्रांसपोर्ट कम करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हम बच्चों को स्कूलों से घर बिठा देते हैं। क्या आपको लगता है कि हुकूमत इस बार ये समझ पाएगी कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इतना अच्छा बनाना है, बेहतर करना है, ताकि अवाम जो है वो अपनी गाड़ियों को छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना शुरू करें, और जो एक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं स्मॉग के अंदर, वो उसमें कमी लाई जा सके? जी बिल्कुल। आप देखिए ना, इसके अलावा तो कोई चारा नहीं है, ये तो करना पड़ेगा अल्टीमेटली। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी अच्छी है और आवाम में फिर अवेयरनेस पैदा की जाए कि भाई आप ही के फायदे के लिए है। अगर आप अपनी गाड़ियों का कम से कम इस्तेमाल करें और उसके मुकाबले में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो, अच्छी ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो, तो उससे खासी कमी आ सकती है स्मॉग में। और फिर प्लांटेशन बड़े मैसिव पैमाने पर की जाए, और फिर जो भी इंडस्ट्रीज शहर के अंदर है उनको शहर से दूर बाहर मुंतकिल किया जाए। तो ये चीज़ें हैं जिससे आप एक तरह से उसका अच्छा, एक तो है सरदार साहब जो इंडिविजुअली किया जा सकता है, लेकिन हम तो देखते हैं कि छोटा मुल्क है या तरक्की पजीर मुल्क है या तरक्की याफ्ता तेल से मालामाल ममालिक भी हैं, सभी को क्लाइमेट चेंज का सामना है। हम वो देख रहे हैं कि अरब कंट्रीज़ जहाँ पे कई कई महीनों तक साल बारिशें नहीं होती थी, वहाँ पे तूफ़ानी बारिशें भी आ रही हैं, सैलाबी सूरत हाल भी पैदा हो रही है। तो ये कितना ज़रूरी है कि कलेक्टिवली सबको मिल के इसमें हिस्सा डालना होगा, और वो क्या क्या इकदाम हो सकते हैं?
जी बिल्कुल, वो तो इससे तो कोई मतलब इनकार है ही नहीं ना कि जी ये जो एफर्ट ग्लोबल लेवल पे की जाए, अगर जैसे कि आपने नोट किया होगा, अभी बाकू में हुई थी नवंबर में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है हर साल, वो इसी मकसद के लिए होती है कि जो बढ़ती हुई क्लाइमेट चेंज है और इसके जो ग्लोबल वार्मिंग के मुज़र असरात हैं, इन सब के तदारुक किया जाए, रोका जाए इसको। तो चीज़ यही सामने आती है कि आप अल्टरनेट एनर्जी पे जाएं, कार्बन कैप्चर करने के या कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी ईजाद हो। दूसरी तरफ आप जो फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम से कम, नेचुरल गैस और कोयले का इस्तेमाल एनर्जी प्रोडक्शन में, ट्रांसपोर्ट में, और इसी तरह से जो आपका पावर सेक्टर है उसमें और इंडस्ट्रीज में, तीनों चारों सेक्टर्स में आप उसका इस्तेमाल फॉसिल फ्यूल का, नेचुरल गैस का और कोयले का कम से कम करें, यानी उसको फेज आउट करने की हर साल बात होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पर अमल दरामद नहीं होता। तो ग्लोबली तो ये एफर्ट्स ज़ाहिर चाहिए, और उसमें अनफॉर्चुनेटली वही जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं या ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, वो इस तरफ बहुत ही कम एक तरह से ना उनकी तवज्जो होती है, कम ध्यान देते हैं। लेकिन अल्टीमेटली उनको करना पड़ेगा, इसलिए कि ये नहीं हो सकता कि जी क्लाइमेट चेंज मतलब जो वल्नरेबल कंट्रीज हैं हमारे जैसे, उनको मुतासर करती अच्छा रहे और सरदार वो बच जाए। साहब, सर्दी की शिद्दत की बात कर लेते हैं क्योंकि खासी कमी उसमें भी वाक़ हुई है। एक स्मॉग का मामला था, अब गाड़ियों की वजह से जाहिर है सर्दी की शिद्दत में कमी तो नहीं आ सकती। क्लाइमेट चेंज किस हद तक हो चुका है कि हम उन वेदर्स को मिस करते हैं आप, जो कि बर वक्त नहीं पहुँच पाते हम तक, और उसकी वजह से बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स भी आ रहे हैं। मौसमी फल नहीं हम तक पहुँच पाते, बीमारियों का शिकार हम हो रहे हैं। तो किस तरीके से उससे बचा जा सकता है, और सर्दी की शिद्दत जो है इस बार आप क्या समझते हैं कि ज़्यादा होगी, कितनी रिकॉर्ड की जा रही है? देखिए सर्दी आपने जैसे खुद जिक्र किया था कि देर से आई, यानी नवंबर तकरीबन के एंड तक, बल्कि दिसंबर के पहले हफ्ते तक कोई ख़ास सर्दी नहीं थी, बल्कि नवंबर का डाटा तो जब मैंने एनालाइज किया तो पता चला कि नवंबर वाज द वार्मेस्ट नवंबर ऑफ पाकिस्तान, यानी जी पिछले 63 सालों का जितना डिजिटाइज डेटा है तो उसमें सबसे ज़्यादा वार्म नवंबर ये गुजरा है। तो अच्छा। अब दिसंबर के दूसरे हफ्ते से, जब यानी 7 या 8 दिसंबर से शुरू हुई थी सर्दी, तो अच्छी खासी सर्दी पड़ी, यानी दिसंबर कूलर गया है। अब ठीक। आज दिसंबर का आखिरी दिन है, कल परसों तक हमारी दिसंबर की समरी सामने आ जाएगी, लेकिन मैं देख रहा था डेटा एनालिसिस जो हो चुकी है उस बुनियाद पर कि दिसंबर खासा कूलर रहा है, एवरेज से अच्छा, काफी एक कम चीज टेम्परेचर। सरदार साहब, क्या अनप्रिडिक्टेबल भी हो गया है वेदर? क्योंकि हमने पिछले 2 बार तस्करा भी किया और आपसे बात भी की, जाने की कोशिश भी की, लेकिन आपने कहा कि आने वाले दिनों में कोई आसार नहीं है बारिश के, लेकिन 2 बार अनप्रिडिक्टेबल तरीके से हो चुकी है लाहौर के अंदर। पिछली बार ये अभी जो जुम्मे को बारिश हुई तो अच्छी खासी शदीद बारिश थी, और एक पूरी जो बेल्ट है इसमें बारिश रही है। तो क्या अनप्रिडिक्टेबिलिटी भी ये एक हिस्सा है क्लाइमेट चेंज ही का? देखिए जो लाहौर में बारिश हुई ना, वो बुनियादी तौर पे असल में हम एक तरह से देख रहे होते हैं कि जो वेस्ट से वेव कोई अप्रोच करे तो वो प्राइमरी सोर्स होता है इसका बारिश का ना। तो जो लाहौर और गिरदनवा में, कसूर में, लाहौर में, और मेरे ख्याल में ऊपर सियालकोट वगैरह की तरफ, ये जो पट्टी जो इंडिया के साथ लगती है, तो वो बुनियादी तौर पे इंडिया के ऊपर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ही के जेर असर कुछ, एक तो उनके यहाँ ईस्टर्ली सिस्टम अभी भी एक तरह से ना, जो नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है, वो साउथ से कुछ करंट्स आई और उससे कुछ वेस्टर्ली ट्रफ मिली, तो वो इंडिया की साइड पे ज्यादा वेदर हो रहा था, और साथ में उसकी एक्सटेंशन लाहौर वगैरह की तरफ हुई। ठीक। तो अच्छा, दूसरी बात आपने जो पूछी, जी जी जी, आप बात मुकम्मल कीजिए। हाँ अनप्रिडिक्टेबल किसी हद तक हो गया है बिल्कुल, खासकर जो सीजनल प्रिडिक्शन है ना, उसमें खासा फर्क पड़ जाता है। क्योंकि कि सरदार साहब, आप तो कह रहे हैं कि यहाँ लाहौर से गिरदनवा, सियालकोट और कसूर साइड, मैं इत्तेफाकन देख रहा था कि उस वक्त जिस वक्त लाहौर में जुम्मे के रोज़ बारिश हो रही थी, मक्का के अंदर भी बारिश हो रही थी और कराची के अंदर भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई थी। इसका मतलब है कि ये जो बारिश का सिलसिला था ये काफ़ी रीजन्स में, काफ़ी इलाकों में दूर दराज भी देखा गया, और पूरे पंजाब में ऑलमोस्ट देखा गया था। किसी एक शहर में, किसी एक इलाके में बारिश नहीं थी उस दिन। हाँ वो मैं बता रहा था ना आपको कि लाहौर, कसूर और ऊपर गुजरांवाला, सियालकोट, ये जो जी जी। पट्टी है ना, बिल्कुल आपकी नॉर्थ ईस्ट पंजाब की पट्टी जो इंडिया के साथ लगती है, तो बेसिकली वो उस पे ना वेस्टर्न इंडिया पर या नॉर्थ इंडिया पर जो ज्वाइनिंग कश्मीर का इलाका है उस पर बिल्कुल एक ठीक। मौजूद थी, तो वो था। बिल्कुल कराची ठीक में है। नहीं हुई, सरदार साहब, कराची में ड्राई। तो नहीं हुई लेकिन पंजाब भीग चुका था। बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब हमारे साथ जी। मौजूद थे, और जैसा वो कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के असरात जो है वो हर देखे जा रहे हैं, और मौसम की तब्दीली जो है वो हमारा पाकिस्तान तो उससे बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रहा है।